और यूक्रेन की राजधानी में बड़ा विस्फोट हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है, कीव में खतरे के अलार्म बज रहे हैं। मरिउपोल और ओडेसा में भी बड़ा विस्फोट हुआ है। तो एक तरफ जहां बातचीत अभी फिलहाल टेबल तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, वहीं कई जगहों से हमले की लगातार खबरें आ रही हैं और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है कि किस तरीके से राजधानी कीव में अभी भी युद्ध के सायरन बज रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा अब मंडराने लगा है? यह बड़ा सवाल है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस के खिलाफ नेटो बहुत एग्रेसिव बयानबाजी कर रहा है। मॉस्को में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात की गई हैं। सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है? यूक्रेन के वॉर जोन की सबसे ताजा तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के वॉर जोन से लगातार आ रही इन तस्वीरों के बीच क्या अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है? क्या रूस अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है? मॉस्को में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात करने का मकसद आखिर क्या है? ये तमाम सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। रूस ने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्स को भी अलर्ट पर रखा है। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि नेटो देशों का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने अपने रक्षा मंत्रालय को ऑर्डर दिया है कि न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखा जाए। आप देख रहे हैं कि न सिर्फ पश्चिमी देश आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश के प्रति गैर दोस्ताना रवैया दिखा रहे हैं, तमाम तरह की नाजायज पाबंदियां भी लगा रहे हैं जिनके बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि नेटो के सदस्य देशों के अधिकारी हमारे देश को लेकर एग्रेसिव बयान भी दे रहे हैं। इसीलिए मैं रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को आदेश दे रहा हूं कि रूसी सेना के डेटरेंट फोर्स हाई अलर्ट पर रहें। पुतिन ने जैसे ही ये आदेश दिया, उनके रक्षा मंत्री एक्शन में आ गए। अब आपको समझाते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखने से पुतिन का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार रखना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को स्टैंड बाय में रखना। मॉस्को में ऐसी तस्वीरें नजर भी आने लगी हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर रूस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर किसी भी सूरत में ऐसे हालात बने तो तीसरा विश्व युद्ध रोकना मुश्किल होगा। रूस और नेटो देश आमने सामने हो जाएंगे और उसका जो नतीजा होगा उसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। अच्छी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में बातचीत की शुरुआत तो हुई, लेकिन युद्ध के चौथे दिन यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आईं, वो इस बात की आहट दे रही थी कि दोनों देशों के बीच युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन में कोहराम मचा है। रूस के घातक टैंक बहुत तेजी से यूक्रेन के तमाम शहरों में मूव कर रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स भी रूसी सैनिकों पर मंडरा रहे हैं। टैंकों को मिसाइल अटैक से उड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं।
यूक्रेन के कैपिटल कीव से करीब 500 किलोमीटर दूर खार्किव में रूस और यूक्रेन के सैनिक सीधी फाइट कर रहे हैं। खार्किव में लोग अपने घरों में दुबके हैं और हर मिनट गोलियों की आवाज गूंज रही है। रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। सड़क पर बिछी बर्फ बता रही है कि इस वक्त खार्किव में कड़ाके की सर्दी है। इस वक्त वहां का टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे है, लेकिन युद्ध में इसका कोई मतलब नहीं। आमने सामने से गोलियां चल रही हैं और धुआंधार चल रही हैं। वो लोग जो इस स्पेशल ऑपरेशन में डोनबास के लोगों के लिए मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम चाहने वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप पीछे नहीं हटने वाले। आप अपने देश के लिए और उसके नागरिकों के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सिर्फ रूस की सेना ही नहीं, यूक्रेन की सेना भी फुल एक्शन में है। रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन के हैं जो कीव के बाहरी इलाके में उड़ रहे हैं और जमीन पर गोले बरसा रहे हैं। रूस के टैंकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है वो इस वीडियो से समझिए। यूक्रेन के शहर माइकोलेव में भी रूस के टैंक को तबाह कर दिया गया है। ये यूक्रेन के सूमी का वीडियो है। सूमी में यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइल ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। यूक्रेन में इस वक्त कीव, खार्किव, खेरसॉन, काखोवका, इरपिन, माइकोलेव, टोकमैक और ओडेसा में भीषण युद्ध चल रहा है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। युद्ध के चौथे दिन रूस की सेना इस शहर में घुस चुकी है और यहां भीषण गोलीबारी चल रही है। यूक्रेन आर्म फोर्स की 302 एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट जो मिसाइल सिस्टम से लैस है, उसे हमारी सेना ने खार्किव में मार गिराया है। 471 यूक्रेनियन सैनिकों को डिटेन कर लिया गया है। रूसी फोर्स ने यूक्रेन की 975 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसमें 23 कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी हैं, 3 रडार हैं, 31 S-300 मिसाइल सिस्टम है। रूस अब लगातार यूक्रेन के ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन पर हमले कर रहा है। आज ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन पर मिसाइलों से हमले की खबर आई। खार्किव में गैस पाइपलाइन पर अटैक हुआ है। धमाके के बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, वोसलकीव और रोवेनकी में ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। यूक्रेन के कैपिटल कीव में जब तेल के डिपो को निशाना बनाया गया तो उस वक्त क्या मंजर था, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूक्रेन का एक शहर है वोसलकीव। यहां भी रूसी सेना ने ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। ऑयल डिपो पर अटैक कितना खतरनाक होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। रूस के अटैक के बाद इस ऑयल डिपो के आसपास आग और धुएं का ऐसा गुबार उठा कि तस्वीरें देखकर लोग कांप गए। मतलब साफ है, यूक्रेन के तेल और गैस के भंडार पर अटैक करके वो उसे घुटनों पर लाना चाहता है। यूक्रेन के वॉर जोन में भीषण युद्ध चल रहा है। रूस बम गोले बरसा रहा है और यूक्रेन की जनता भी रूसी टैंकों के सामने दीवार बनकर डटी हुई है।
आज फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के लोग रूसी टैंक के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, वो अब रूस के सैनिकों का डटकर मुकाबला भी करना चाहते हैं। कीव में लोग पेट्रोल बम बना रहे हैं। वो इस पेट्रोल बम से रूसी टैंक, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देना चाहते हैं। यूक्रेन में इस वक्त आम लोगों को जगह जगह हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि वो रूस के सैनिकों का सामना कर सके। ये शख्स उसी तैयारी को दिखा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो यूक्रेन को हथियार भेजे ही हैं। कई और देश भी यूक्रेन की मदद के लिए सामने आए हैं। दुनिया के तमाम देश इस बात पर एतराज जता रहे हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन की आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है। रूस कहे चाहे कुछ भी, लेकिन तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कीव में इस मॉल को कैसे रूस के सैनिकों ने तबाह किया वो देखिए। अटैक में इस शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। कई किलोमीटर दूर तक इसका धुआं देखा गया। ट्रॉयशीना के घरों पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसके बाद वैसी ही तस्वीरें सामने आईं जैसी पिछले 3-4 दिनों से आ रही हैं। वॉसल कीव में तो इस कदर रूस ने तबाही मचाई कि दूर तक वीरानगी फैल गई है। यहां इतनी शेलिंग हुई है कि पूरा का पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है। युद्ध में खतरनाक फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पायलट की कैसे जान पर बनाती है वो इस वीडियो से समझिए। यूक्रेन में रूसी फाइटर प्लेन लगातार हमला कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना भी उन पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर प्लेन पर अटैक किया तो उसका पायलट जान बचाने के लिए कूद तो गया, लेकिन सीधे जमीन पर आकर गिरा, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया। यूक्रेन में रूस के सैनिकों को इस वक्त कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इरविन से लेकर खार्किव तक शहर पर कब्जा करने के लिए रूस के सैनिक और उसके टैंक दौड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक टैंकों को तबाह भी कर रहे हैं। कीव में रूस के सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के सैनिकों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यूक्रेन सिर्फ रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह नहीं कर रहा, उसके सैनिकों को भी पकड़ रहा है। यह भी एक रूसी सैनिक की तस्वीर है जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। इस वक्त दुनिया के कई देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के लिए हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप भेजी है। इसमें $8.6 मिलियन की मशीन गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद शामिल है। जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 स्ट्रिंगर मिसाइल भेजने की बात की है। जापान ने रूस पर प्रतिबंध का समर्थन किया है, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं और रूस का जो तेवर है उसे देखकर लगता नहीं कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। यूक्रेन युद्ध के चौथे दिन आज बहुत बड़ी खबर आई। यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर चेर्नोबिल के करीब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। अब यूक्रेन में वॉर रोकने का एक चांस बन रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई चांस नहीं ले रहे। यूक्रेन में फंसे 16,000 भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा ऑन किया गया है। इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री मोदी की है और यूक्रेन में जो अमेरिका नहीं कर पा रहा है उसे हिंदुस्तान कैसे कर रहा है, रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन की राजधानी कीव वॉर जोन के सेंटर में है।
लेकिन कीव अकेला शहर नहीं है। यूक्रेन के 3 शहरों में जबरदस्त बमबारी चल रही है। जेलेंस्की और पुतिन की सेना आमने सामने है। धरती पर संग्राम छिड़ा है तो आसमान में महासंग्राम चल रहा है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। यूक्रेन का पूरा एयर स्पेस बंद है। 24 फरवरी से ही समूचा यूक्रेन सिविल फ्लाइट्स के लिए नो फ्लाई जोन बना हुआ है। यूक्रेन के ऊपर रशियन फाइटर और बॉम्बर का डोमिनेंस है, तो यूक्रेन के फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर भी मुकाबले में डटे हैं। दोनों ओर से मिसाइलें चल रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुतिन की हिट लिस्ट में टॉप पर है। मिसाइल, बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर से कीव एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। पुतिन ने अपनी आर्मी को जैसे ही यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया, सबसे पहले कीव एयरपोर्ट को ही निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों के एयरपोर्ट भी बंद हैं। युद्ध क्षेत्र में कोई भी फ्लाइट ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वॉर जोन में एक ही देश की फ्लाइट उतरी। महायुद्ध के मैदान में एक ही देश ने अपनी सिविल फ्लाइट भेजी। यूक्रेन के 100 से ज्यादा देशों के लोग फंसे हैं। अमेरिका भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। उस देश से अपने नागरिकों को निकालने का काम हिंदुस्तान कर रहा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। यूक्रेन के 2 पड़ोसी देशों रोमानिया और हंगरी के रास्ते नरेंद्र मोदी एक-एक भारतीय को निकालने का काम कर रहे हैं। इस समय भी जो वैश्विक हालात है, उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मोदी का कमिटमेंट है, दुनिया के किसी भी कोने में यदि एक भी भारतीय फंसा होगा तो उसे सुरक्षित भारत लाया जाएगा। रोमानिया के बुखारेस्ट से 198 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच चुके हैं। हंगरी के बुडापेस्ट से 240 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली आ चुकी है। बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक और फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी है। यह भारत की महाशक्ति बनने का प्रमाण है। इंडिया का पासपोर्ट पहले कभी इतना ताकतवर नहीं रहा। मोदी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते लीडर हैं जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर चुके हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मोदी से मदद मांग चुके हैं। रूस सुरक्षा परिषद में भारत के इंडिपेंडेंट अप्रोच का कायल है, तो यूक्रेन को भी मालूम है कि युद्ध खत्म कराने में नरेंद्र मोदी का रोल बहुत अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गोल क्लियर कर रखा है। पहले भारतीयों की जान बचाएंगे, फिर दुनिया को युद्ध से बाहर निकालेंगे। यूक्रेन में महायुद्ध शुरू होते ही नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा का पूरा प्लान रेडी कर लिया। कीव में भारतीय दूतावास को एक्टिव रखते हुए मोदी ने रोमानिया और हंगरी में भारतीय दूतावासों को सुपर एक्टिव कर दिया। यूक्रेन में वॉर का सायरन बजते ही उसके पड़ोसी देशों ने अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए, लेकिन भारत के लिए रोमानिया और हंगरी दोनों ने अपने बॉर्डर खोल दिए।
कीव से भारतीय छात्र बसों के जरिए बॉर्डर पार कराए गए, फिर बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंच गई। I'm really happy. The Indian Embassy, they have helped us a lot to cross the border, and in such a situation they will help us a lot and hope for the best. I thank to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation. अपने वतन पहुंचने पर मोदी के मंत्री एयरपोर्ट जाकर भारतीय नागरिकों का स्वागत कर रहे हैं। We assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र बड़ी संख्या में यूक्रेन जाते हैं। महायुद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे थे। टेंशन के माहौल में मोदी ने वहां 4,000 छात्रों को निकाल लिया। फिर भी 24 फरवरी को महायुद्ध शुरू हुआ तो करीब 16,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। यूक्रेन के खार्किव शहर के बंकर में फंसे 40 भारतीय छात्रों का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि युद्ध क्षेत्र में फंस जाना कितना बुरा है। यूक्रेन के एक आर्मी बेस के पास बंकर में फंसे भारतीय छात्र ने वीडियो मैसेज भेजकर मदद की गुहार लगाई। प्लीज हमें बचाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हमारे साइड में आर्मी बेस है, हमें लगता है यहाँ पे बहुत डर है, बहुत खतरा है, इसलिए वो लोग सबसे पहले गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आर्मी बेस है साइड में और सबसे ज्यादा खतरा यहीं पे। और हमारी जो इंडियन एम्बेसी वो कह रही है हम तुमको यहाँ से जब निकालेंगे जब आप बिल्कुल सेफ होगे बाहर, बट हमें नहीं लगता हम यहाँ अंदर सेफ है। हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे हम बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप हमें यहाँ से नहीं निकाल पाए तो हमें लगता है या तो हम उनकी मिसाइल से मरेंगे, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे वीडियो आए तो मोदी के सियासी विरोधियों को मौका मिल गया। राहुल गांधी ने लिखा कि देश को एक्शन चाहिए, मगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले दिन से ही सियासी लाइन ले ली थी। अखिलेश ने अपने ट्वीट में परिवार का जिक्र किया और मोदी को उनकी ड्यूटी याद दिलाने लगे। नरेंद्र मोदी ने तो 24 फरवरी को ही ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर दिया, जिसका नतीजा 3 दिनों में दिखने भी लगा। भारतीय छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटने लगे। काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स है, बट जो हमने ग्राउंड पे नोटिस किया, जो इंडियन एम्बेसी ने जिस तरीके से इतनी फास्टली एक्शन लिया है, लाइक दूसरी कंट्रीज़ ने नहीं लिया था। इवन दूसरे स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे कि हम क्या करें, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे एंड ऑल कि आपकी एम्बेसी इतना कर रही है, हम क्या है, लाइक अफ्रीका थी और कंट्रीज़ है, तो दे पूछते थे कि भाई क्या करना है। लाइक उसमें हमारी इंडियन एम्बेसी काफ़ी एक्टिव थी, हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़। आप अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस से जहाँ पे आप लोग रुके हुए थे वहाँ से हंगरी बॉर्डर तक जब आप आए, ये कितने दिन की साइकिल थी? ये कल हम लोग 7 बजे हमारी बस निकली हमारी यूनिवर्सिटी से, और कल हम लोग 10-11 बजे के आसपास हम लोग हंगरी में एंटर कर गए थे। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी आएगा, और कभी आया तो नहीं है, कभी आएगा, क्योंकि मैं इतना खुश और इतना थैंकफुल होऊंगा अपनी सरकार का। ऐसी सिचुएशन से हमें निकालने का, इतनी फास्ट इवैक्यूएशन हुई है, इतना स्मूथ प्रोसेस था और इतना अच्छा प्रोसेस हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी के टच में थे, हंगेरियन बॉर्डर पे पहुंचाया, विच वाज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। इसके लिए एम्बेसी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होने दी। जैसे हम बॉर्डर तक मतलब बस करके गए और बॉर्डर से बुडापेस्ट तक एम्बेसी लेके गए विद रिफ्रेशमेंट, ताकि कोई बच्चों ने कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया हो तो उनको एक सुकून की चैन राहत मिल सके। सर हालात तो बहुत बुरे हैं, लेकिन इंडियन सरकार ने हमें निकाल लिया अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी आपके बहुत सारे साथी वहाँ फंसे होंगे। हाँ, तो उन्हें भी निकालने की कोशिश कर रही है सरकार। वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को हमें खाना पीना अच्छे से मिल रहा है। हमने दिल्ली में यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की तो मुंबई में भी इंडिया टीवी की टीम ने वतन लौटे छात्रों और उनके घर वालों से बात की। हमको रोमानिया से लेके आए
तो रोमानिया आई थिंक हमारे रोमानिया बॉर्डर 40 किलोमीटर्स पे था, तो 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए भी हमको बहुत टाइम लगा, क्योंकि यूक्रेन में जो लोग अभी है वो भी चल के बॉर्डर तक जा रहे हैं, पर वो इमिग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू कह सकती हूँ इंडियन एम्बेसी और एमडी हाउस को। एयरपोर्ट रोमानिया बॉर्डर 40 किलोमीटर था, हम बस के थ्रू रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से भी बस की गई रोमानिया बॉर्डर से एम्बेसी के थ्रू, और हम एयरपोर्ट पे आ गए, बुडचंस एयरपोर्ट पे, वहाँ से फ्लाइट थी। हमें गवर्नमेंट ने पहले रोमानिया के बॉर्डर से रोमानिया में एंटर करवा दिया, उसके बाद हमारा सब इंतज़ाम उन्होंने किया अच्छे से। एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया सच में। आपको लगा था कि अब केंद्र में जो है बीजेपी की मोदी सरकार है तो आप लौट पाएंगे, आपको मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा ही मदद मिली है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बस थैंक्स कहेंगे। बहुत ही मतलब टफ सिचुएशन था हमको, मतलब वो बॉर्डर में पता नहीं कब क्या मिसाइल हो रहा था। वहाँ पे खाना पीने की कुछ सुविधा थी कि सब कुछ खत्म हो गया था, एटीएम पे लाइन लग गई थी, पैसे खत्म हो गए थे, क्या क्या दिक्कतें आई? खाने को मतलब वो लोग बोले थे बस हॉस्टल में रहो और बाहर नहीं जाना है, खाने को मतलब पहले ही रख लो, पूरा कर्फ्यू चल रहा था। वहाँ पर जब आसमान फटा है तो सरकार हमारी क्या क्या करेगी, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन सरकार का हम लोग बड़े आभारी है। बाकी ऐसे जो फंसे हुए विद्यार्थी है उन्हें भी सरकार लाए, उसके हम बड़े सरकार के आभारी रहे। मोदी ने तो अपनी ड्यूटी निभाई, आगे भी निभाएंगे, लेकिन विपक्ष ने जिम्मेदारी वाला बयान नहीं दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईना दिखाया। भारत की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है मेरे बहनों भाइयों। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी। भारत कमजोर है, यह क्या कर लेगा, बोलने दीजिए, कोई हमारी बात सुनता नहीं था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। अब यूक्रेन की जो घटना हुई है, हम लोग चाहते हैं शांति किसी तरीके से कायम हो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है, भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है, और भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। और विश्व शांति के लिए हम चाहते हैं सभी को इस सिद्धांत को मानना चाहिए। पूरे यूक्रेन में जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे हैं। कीव के रास्ते में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे जल रहे हैं। शहर में गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया है। यूक्रेन के नागरिकों को भी हथियार पकड़ा दिया गया है। युद्ध के लंबा खिंचने की संभावना बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी शांति के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी का पहला मिशन ऑपरेशन गंगा को कंप्लीट करने का है। रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस आ रहे हैं। मोदी उनको वापस ला रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन गंगा सिर्फ 2 मुल्कों के भरोसे नहीं चल रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोल्डोवा के विदेश मंत्री से भी बात की और भारतीय छात्रों को यूक्रेन मोल्डोवा बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन देने को कहा। मोल्डोवा अगर अपना बॉर्डर खोलता है तो एयर इंडिया की इवैक्यूएशन फ्लाइट्स को एक विंडो और मिल जाएगा। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने और एयरबेस बंद होने के बाद हमने उसके 4 पड़ोसी देशों से सड़क के रास्ते अपने नागरिकों को बाहर निकालने की योजना बनाई। ये देश है हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया। इन सभी देशों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की जगह चिन्हित की गई। विदेश मंत्रालय ने वहां रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया। कीव के दूतावास में 24/7 काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया। ऐसा ही एक कंट्रोल रूम दिल्ली में बनाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 1000 भारतीय नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकाल दिया गया है। इनके अलावा करीब 1000 और छात्रों को बॉर्डर पार कराकर उस जगह पहुंचा दिया गया है जहां से उनको वापस लाना आसान होगा। Have been evacuated from Ukraine through the land routes. In other words, यूक्रेन में गिरती मिसाइलों और गड़गड़ाते टैंकों के बीच दुनिया भर में सिर्फ युद्ध की चर्चा है। नरेंद्र मोदी ने आगे की बात की। आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है।
ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। शक्तिशाली राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक और ताकतवर सेना। उत्तर प्रदेश के बस्ती की रैली में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों ने यह नैरेटिव फैलाने में देर नहीं की कि मोदी यूक्रेन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी सच्चाई बयां कर रहे हैं। हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। अपनी नीतियों को लागू करने, विकास को रफ्तार देने और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार में होना जरूरी है। ये काम चुनाव जीतकर ही हो सकता है, इसलिए मोदी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। मोदी की इस ताकत को विरोधी भांप नहीं पाते। चुनाव के बीच भी मोदी अपने मिशन को कैसे पूरा कर लेते हैं, विरोधी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। यूपी की चुनावी रैलियों में मोदी वही कह रहे हैं जो 100% सच है। अकेला भारत ही है जो यूक्रेन से अपने नागरिकों को सकुशल बाहर निकाल रहा है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर वतन लाए जा रहे छात्र खुश हैं, उनकी फैमिली खुश है। इसीलिए मोदी विरोधियों को मायूसी हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।